प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कालांश में हमने माघवी कालिदास की रचनाओं के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करने का जो क्रम शुरू किया था, उसके तहत मेघदूत खंड काव्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसकी कथा वस्तु क्या है, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, और इसके तहत कुछ चर्चा जो है मेघदूत के बारे में हमने की थी। तो कुछ बातें आपको बताना शेष थी इसके बारे में। मेघदूत माघवी कालिदास की कथा वस्तु मेघदूत में माघवी कालिदास की कवि कल्पित जो कथा वस्तु है, अर्थात यूँ कहें कि मेघदूत की जो कथा वस्तु है वो कवि कल्पित एक नाम मात्र की ही है। कवि ने एक विरही यक्ष के मुख से अलकापुरी के मार्ग तथा अलका के वर्णन द्वारा प्रगति चित्रण का सुंदर और सरस अवसर खोजा है। इसमें दो मेघ मार्ग हैं। यूँ कहें, इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इसकी जो कथा वस्तु है वह पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो मेघों में बटी हुई है। पूर्व मेघ में मार्ग का वर्णन है और उत्तर मेघ में अलका नगरी की समृद्धि और एक विरही यक्षिणी के सौंदर्य और उसकी विरह दशा का वर्णन माघवी कालिदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। इसे कुछ अंतिम पद्यों में यक्ष का संदेश बतलाया है और किस तरह से एक यक्ष जो है एक अपनी पत्नी के विरह में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और एक मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी विरहिणी पत्नी यक्षिणी के पास अपना संदेश भेजता है। अपने किसी कर्तव्य से प्रमाद के कारण यक्ष वर्ष अधिक शाप से अभिशप्त होकर और अपनी जो महिमा है, अपना जो यश, अपनी कीर्ति है, उसको खोकर रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा होता है। लगभग 8 महीने बीत जाने के उपरांत और वह अपनी प्रिया यक्षिणी के वियोग के संताप से क्रशकाय होकर बड़ी कठिनाई से अपने समय को बिता रहा होता है। ये बिता रहा था ऋतुकर्म से आषाढ़ महीने के प्रथम दिन उसने अपने सामने पर्वत के शिखर पर एक मेघ को जो है पर्वत का आलिंगन करते हुए देखा और आलिंगन करते हुए देखकर उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं अपने उन्हीं भावों को लेकर, और उसने उस मेघ को ही दूत बनाकर और अपनी पत्नी विरही यक्षिणी के पास भेजा। तो इस तरह का एक विरही यक्ष और यक्षिणी की जो कहानी है वह इस मेघदूत में माघवी कालिदास के द्वारा वर्णित की गई है और इसका शेष, इसके बारे में जो है विस्तार से अध्ययन हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो उस समय देखेंगे। अब मेघदूत के उपरांत हम माघवी कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य
सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। कुमार संभव महाकाव्य माखवी कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना ऋतुसंहार तथा मालविक अग्निमित्रम के बाद और रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक से निश्चित रूप से पहले की गई है, ऐसा माना जाता है। कुमार संभव के 17 सर्गों में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा देवसेना का सेनापति बनकर तारकासुर के वध की कहानी इसमें वर्णित की गई है। डॉक्टर कीथ, पंडित बलदेव उपाध्याय आदि विद्वान जो हैं, केवल अष्टम सर्ग 8वें सर्ग तक ही कालिदास की रचना इसे मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर मल्लीनाथ की टीका 8 सर्गों तक ही है और काव्य शास्त्रों में इसके जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो 8 सर्गों तक ही देखने को मिलते हैं। और इनके नाम के अनुसार कुमार संभव जो इनका नाम रखा गया इस महाकाव्य का, तो उस नाम के अनुसार कुमार का जो जन्म है वो 8वें सर्ग में ही हो जाता है और यहीं पर यानी 8वें सर्ग तक ही माखवी कालिदास का इस महाकाव्य को लिखने का जो उद्देश्य है वह भी पूर्ण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान तो केवल 7वें सर्ग तक ही कालिदास की रचना इसे मानते हैं, क्योंकि 8वें सर्ग में माखवी कालिदास ने जगत जननी माता पार्वती के संभोग श्रृंगार का जितना सूक्ष्म वर्णन इसमें किया है, वैसे कालिदास जैसे महाकवि अपने आराध्य देव का नग्न चित्रण नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि श्रृंगार के नग्न वर्णन के कारण माता पार्वती इन पर क्रुद्ध हो गई थी और उन्होंने कालिदास को शाप दे दिया था। इसी कारण यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया या पूर्ण ही रह गया था। सच्चाई जो भी हो, परंतु इस काव्य के महत्व को साहित्य लोक में नकारा नहीं जा सकता। महर्षि अरविंद के कथन अनुसार जो है, प्राक्तन संस्कृत साहित्य में कुमार संभव का वही महनीय स्थान है जो आंग्ल साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का है। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय वर्णन के आलंबन के रूप में कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय जो पर्वत है उसका वर्णन माखवी कालिदास ने प्रकृति के आलंबन के रूप में किया है। इसमें प्रकृति का स्वाभाविक सौंदर्य हमें दृष्टिगोचर होता है। कुमार संभव के सारे प्रेम का वेग मंगल मिलन में समाप्त हुआ है। कुमार संभव का इस महाकाव्य का अंगिरस श्रृंगार है। यद्यपि प्रसंग अनुसार करुण, रौद्र आदि जो रस हैं उनका भी इस महाकाव्य में समावेश हुआ है। शारीरिक सौंदर्य, जैसे कि महाकवि ने लिखा है कि शारीरिक सौंदर्य नारी की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति नहीं है और आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रति आत्मसमर्पण कोई पराजय नहीं है। यही बात इस काव्य में प्रभाव उत्पादक ढंग से व्यंजित की गई है। बाकी इस महाकाव्य के बारे में जो वर्णन जब इसका अध्ययन करेंगे तब विस्तार से उसमें इसका उल्लेख किया जाएगा। चौथी कृति रघुवंश के सामान्य परिचय के तहत, इसका आप सभी जानते हैं, यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। कुछ विद्वान रघुवंश को कालिदास की अंतिम कृति मानते हैं, परंतु ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी अंतिम कृति थी और रघुवंश उससे पहली, जैसे कि बताया गया आपको कि इसमें कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें महाकवि ने सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 21 राजाओं का वर्णन किया है। कुमार संभव की अपेक्षा इसमें माखवी कालिदास की काव्य प्रतिभा
अधिक निखर कर सामने आई है। रघुवंश महाकाव्य एक चरित्र महाकाव्य है। इसमें राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि राजाओं को आदर्श सम्राटों के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन है। संसार में सुंदरी नारियों के अंगों के समान जो वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, ये समस्त वस्तुएं कुछ की सुंदरियों के आसपास जमा हो गई हैं। अलंकारों और रसों का पुष्ट परिपाक इस महाकाव्य में सर्वत्र देखने को मिलता है। कालिदास जिस श्लोक के कारण दीपशिखा कालिदास कहलाए, वह श्लोक भी रघुवंश में ही इंदुमती, राजा अज और इंदुमती स्वयंवर में हमें प्राप्त होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों की छटा के साथ वीर, करुण, विभत्स, श्रृंगार आदि रसों की छटा भी दर्शनीय है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि यह महाकाव्य उपदेशात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। उन्हीं के शब्दों में प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है। रघुवंश महाकाव्य लिखने का संभवतः यही महाकवि कालिदास का एक कारण था। तो इस तरह से रघुवंश महाकाव्य का इस तरह का वर्णन हमें देखने को या प्रतिपाद्य विषय में देखने को मिलता है। शेष इसके बारे में हम जब इसका अध्ययन करेंगे तदुपरांत तब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।